ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मयूर ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की मुट्ठी पर मारते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड सुरेश से कहा, इस विक्रम के बच्चे को जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। एक काम कीजिए, विक्रम की टीम के साथ जितनी जल्दी हो सके हमारी मैच फिक्स करवाइए। मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा इस बार उस विक्रम को। मयूर का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। तभी मयूर के इमोशंस को ठंडा करते हुए सुरेश ने मयूर से कहा, देखो, यह फैसला जल्दबाजी में मत लेना। एक बार तुम विक्रम की टीम की अगली मैच देख लो, उसके बाद फैसला लेना। मयूर समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड विक्रम की टीम से इतना डर क्यों रहा था। सुरेश ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, लगभग आधे घंटे में विक्रम की टीम की और एक मैच है, आप लोग तब तक आराम कीजिए। यह कहते हुए सुरेश फिर से अपने ऑफिस में चला गया। हैरान अनिका और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। तभी मयूर ने अनिका से कहा, देखो दीदी, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इस विक्रम के बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया है। 2 साल पहले आदित्यनाथ की गैंग में शामिल हुआ है। आदित्यनाथ ने यहाँ फाइटर क्लब नाम की एक मार्टियल आर्ट एकेडमी खोली है। इस एकेडमी को ट्रेन करने के लिए अफ्रीका से खूंखार रेसलर बुलाए गए हैं। कहा जाता है कि यह फाइटर्स टेक्निक से ज्यादा ताकत में विश्वास रखते हैं। विक्रम की बिल्कुल उन्हीं के साथ अंदर ट्रेंड हुआ लगता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। इस विक्रम से तो मैं ही निपट लूंगा। ज्यादा से ज्यादा यह विक्रम मेरे सामने 20 से 25 सेकेंड टिक पाएगा। हमारी मैच तो होने दीजिए। इस बार विक्रम को निपटने के लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, उसके टीम के बाकी जो साथी होंगे, आई एम श्योर उन लोगों को आप एक एक पंच में ही ढेर कर देंगे। हमें तीसरे पार्टनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमेशा की तरह। मयूर मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखने लगा। रोहित ने सर झुकाकर मयूर से कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रोहित मार्शल आर्ट में काफी तेज था। अनिका ने पहले भी रोहित को पंच करते हुए देखा था। इतना ही नहीं, मनाली की रूम में अनिका ने खुद भी रोहित के साथ फाइट की थी। चाहे वह फाइट सीरियस नहीं थी, मगर उस फाइट के वक्त भी अनिका को इस बात का एहसास हुआ था कि रोहित को मार्शल आर्ट की फाइट में हराना उसके लिए भी आसान नहीं था। और जब वेयर हाउस में आशीष को बचाते हुए रोहित ने विक्की और उसके साथियों को अकेले ही पटक दिया था, तब भी अनिका ने रोहित की तकनीक और उसकी स्पीड को अच्छी तरह नोटिस किया था। अनिका यह जानने की कोशिश कर रही थी कि देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन मार्शल आर्ट की यह टेक्निक कैसे जानता था। अनिका मास्क के बीच से दिख रही रोहित की चमकती हुई आंखों में देख रही थी। अनिका को अपनी ओर देखते हुए जब रोहित ने नोटिस किया, तब रोहित भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से अनिका को देखने लगा। मयूर गुलेरिया ने जब यह नोटिस किया, तब फिर से उसके मन में वही सवाल उठने लगा कि आखिर किस तरह का कपल था उसके टीममेट्स कंटेस्टेंट 3-4 और 3-5 का। क्या इन्हें रोमांस करने के लिए घर पर वक्त नहीं मिलता होगा, जो यहाँ चैंपियनशिप में आने के बाद बात पर बात रोमांटिक हो जाते हैं। मयूर गुलेरिया को अपनी आइडल दीदी की चॉइस पर बहुत अफसोस हो रहा था और रोहित पर मयूर का इरिटेशन बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में विक्रम की टीम की मैच अनाउंस हुई। रोहित, अनिका और मयूर रिंग के ठीक बगल में जाकर भीड़ के बीच खड़े हो गए। वो लोग यह देखकर काफी शौक हो गए थे कि विक्रम के साथ इस बार उसके 2 और साथी भी रिंग में उतरे थे। विक्रम के दोनों साथी इंडियन नहीं थे। लंबे चौड़े कद के फाइटर्स अफ्रीकन थे। काला शरीर और इतने हैवी मसल्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 बैलों का जोड़ा फाइटिंग रिंग में उतर गया था। दोनों को देखकर ही स्टैंड में बैठे क्राउड की सांसें कुछ सेकंड के लिए थम गई। दोनों जब अपनी छाती चौड़ी करके रिंग के अंदर घूमने लगे तो अपोजिशन टीम के फाइटर्स के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम के साथी फाइटर्स जो रिंग में उतरे थे वह सचमुच कोई इंसान है या कोई हजारों साल पहले के आदि मानव। उनके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर मजबूत स्टील से बना था, जिस पर अगर जोर से वार किया जाए तो हमला करने वाली की हड्डी टूटने का भी खतरा हो सकता था।
अपोजिशन टीम के लोग और मैच देखने इकट्ठा हुए बाकी लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे, अगर विक्रम अपने अपोजिशन फाइटर की ऐसी हालत करता था कि उन्हें चैंपियनशिप रिंग से सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो विक्रम के यह दो खूंखार टीममेट्स उस फाइटर के साथ क्या करेंगे। अभी रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया और व्हिसल बजा दी। व्हिसल बजने के बाद विक्रम और उसके दोनों साथी बस अपने हाथ फोल्ड किए अपनी जगह पर खड़े रहे। अपोजिशन टीम के फाइटर समझ नहीं पा रहे थे कि वो फाइट की शुरुआत कहां से करें। विक्रम बिल्कुल रिलैक्स फाइटिंग रिंग के चारों किनारों पर बनी रस्सियों को पकड़कर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम मैच में पार्टिसिपेट करने नहीं आया था, बल्कि मैच का मजा उठाने आया था। विक्रम के दोनों अफ्रीकन खूंखार साथी बड़े ही आराम से रिंग के बीचों बीच अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपोजिट टीम के फाइटर्स को देख रहे थे। दोनों के सर पर बाल नहीं थे और ना ही वो हिंदी या इंग्लिश भाषा समझ पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर किसी अफ्रीकन ट्राइबल भाषा में बात करने लगे। उनकी बातों का मतलब अपोजिशन टीम के लोग समझ नहीं पा रहे थे। रेफरी ने फिर एक बार इशारा करके दोनों टीम से मैच शुरू करने की रिक्वेस्ट की। इस बार जब रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया, तब दोनों अफ्रीकन फाइटर्स में से एक फाइटर्स आगे बढ़ा। अफ्रीकन फाइटर्स को आगे बढ़ते देखकर दूसरी टीम के तीनों फाइटर्स ने एक ही साथ उस पर अटैक किया। तीनों एक साथ एक अफ्रीकन फाइटर्स की छाती पर मुक्के और लात बरसाते रहे, मगर वह फाइटर्स 1 इंच भी नहीं हिला। अपोजिट टीम के तीनों फाइटर्स एक के बाद एक ताकतवर हमले करते रहे, मगर उस अफ्रीकन फाइटर्स के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि उसके ऊपर 3 लोग मिलकर इतना तेज हमला कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब अपोजिट टीम के तीनों फाइटर्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, तब अचानक ही उस अफ्रीकन फाइटर्स ने अपोजिट टीम के 2 फाइटर्स को अपने एक हाथ से उठा लिया और सामने खड़े तीसरे फाइटर्स की छाती पर जोर से लात मारी। वह फाइटर खून की उल्टी करके वहीं बेहोश होकर गिर गया। अफ्रीकन फाइटर्स ने अपने हाथ में पकड़े हुए दोनों अपोजिट टीम के फाइटर्स को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपने कंधों पर बिठा लिया। अफ्रीकन फाइटर्स ने उन दोनों फाइटर्स की कमर को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी दर्द में हैं। दर्द इतना तेज था कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक उस अफ्रीकन फाइटर्स ने अपने दोनों हाथों से मजबूती से दोनों फाइटर्स की कमर को पकड़ रखा। उस अफ्रीकी फाइटर्स का हाथ न सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर था, बल्कि हाथों की साइज इतनी बड़ी थी कि किसी आम इंडियन लड़के की पूरी कमर उसके एक ही हाथ में ग्रिप के अंदर आ जाती। रेफरी तेजी से अफ्रीकी फाइटर्स के पास आया और उसके कंधों पर उठाए हुए दूसरी टीम के फाइटर्स की ओर देखकर उनसे कहने लगा, क्या आप यह मैच आगे खेलना चाहते हैं? इससे पहले कि वह दोनों फाइटर्स ना कह पाते, अफ्रीकी फाइटर्स ने एक आखिरी बार इतनी जोर से उनकी कमर को दबाया, दोनों अफ्रीकी फाइटर्स के कंधों पर ही बेहोश हो गए। अपने सर पर पड़ी किसी पत्ते की तरह अफ्रीकी फाइटर्स ने उन दोनों कंटेस्टेंट को एक के बाद एक रिंग की फ्लोर पर फेंक दिया। इसके बाद फिर से अपना सीना चौड़ा करके अफ्रीकी फाइटर्स रिंग के कोने तक आया और स्टैंड में बैठी क्राउड को देखकर अपनी अफ्रीकी ट्राइबल भाषा में कुछ कहने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह कहना क्या चाहता था। तभी अपने मुंह में चिंगम डालते हुए विक्रम ने चिल्लाते हुए सामने बैठे ऑडियंस से कहा, यह मेरा दोस्त आप सबको एक मैसेज देना चाहता है। वह जानना चाहता है कि क्या दिल्ली के किसी भी नौजवान में यह हिम्मत या वह ताकत है जो रिंग में आकर मेरे इन साथियों को हरा पाए। स्टैंड में बैठे लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। यह बात सिर्फ खेल की नहीं रह गई थी, अब यह बात पूरे शहर की इज्जत पर आ गई थी। ऑडियंस को चैलेंज करने के बाद विक्रम अपने दोनों साथियों के साथ बड़े ही एटीट्यूड में रिंग से निकल गया। मैच पूरी होते ही सुरेश रिंग के पास खड़े अनिका, रोहित और मयूर के पास आकर कहने लगा, अब समझे मैंने आपसे यह मैच देखने को क्यों कहा था। मुझे डर है कि इस तरह यह लोग अगर मैच खेलते गए तो अपने फाइटर्स के ऊपर जान का खतरा देखकर दिल्ली और दिल्ली से बाहर की सारी एकेडमी अपना पार्टिसिपेट इस चैंपियनशिप से खींच लेंगे और फिर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होने के नाते सारे कंटेस्टेंट्स की सेफ्टी देखना भी हमारा फर्ज है। तो आप अब लोग बताइए, क्या आपकी टीम इनसे लड़कर इनके बढ़ते कदम को रोक सकती है?
सबसे अच्छा तो यही होता है एकेडमी की दीदी और डिफेंडिंग चैंपियन एक ही टीम में आकर फाइटर क्लब की इस टीम को अच्छा सबक सिखाएं। मगर प्रिलिमिनरी राउंड में आप ही की टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं आपके पास आया। अगर आप कहे तो मैं 3 दिन में 3 की जगह 5 मैचेज करवाकर आपको जल्द से जल्द इस टीम विक्रम के साथ मुकाबले में उतार सकता हूं। अगर हाँ, आप जो भी फैसला ले सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि मैच में अपोजिट टीम के साथ क्या होता है यह आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया है। सुरेश ने यह बात रोहित को देखकर पूछी थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कमेटी के हेड सुरेश से कहा, मैं तो वही करूंगा जो मेरी पार्टनर मुझसे कहेंगे। यह कहते हुए रोहित ने अपने कंधे से अनिका के कंधे को पीछे से टक्कर मारी। रोहित को एक एग्री लुक देने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने सुरेश से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अनिका की हाँ सुनने के बाद मयूर गुलेरिया ने भी अपनी छाती चौड़ी करते हुए सुरेश से कहा, देखा, यह है मेरी टीम का जादू। चलिए साहब, आपका डर हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मैं और दीदी तैयार है इस मुकाबले के लिए। दीदी का नाम सुनते ही सुरेश चौंक गया। जब मयूर को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में दीदी का नाम सुरेश के सामने रिवील कर दिया था, तब अनिका बात पलटते हुए मयूर में मुस्कुराते हुए कहा, दीदी से मेरा मतलब है यह जो मेरे पास है वह मेरी दीदी जैसी है, बड़ी बहन जैसी। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं और दीदी तैयार हैं। आपने क्या सोचा मैं उस दीदी की बात कर रहा हूँ? आप ही सोचिए, उस दीदी को मेरे साथ टीम बनाकर खेलने की क्या जरूरत है? मयूर सुरेश के सामने जरूरत से ज्यादा खुलासे करने लगा था। तब अनिका ने मयूर के पांव पर पांव मारती उसे चुप रहने को कहा। सुरेश ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपकी टीम के साथ सिर्फ मेरी ही नहीं मगर चैंपियनशिप देखने आ रहे सभी लोगों की नजरें होगी। ऑल द बेस्ट। यह कहते हुए सुरेश वहां से चला गया। सुरेश के जाते ही मयूर ने अनिका के कंधों पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिएगा दीदी, मगर हमारी टीम में एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से विक्रम की टीम के साथ लड़ने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब अनिका ने मयूर की ओर देखा तब मयूर ने इशारे से रोहित की ओर अपना हाथ दिखाते हुए अनिका से कहा, देखिए दीदी, मैं जानता हूँ वह आपके पति हैं, मगर समझने की कोशिश कीजिए, विक्रम की टीम काफी खतरनाक है। चलिए, विक्रम को मैं संभाल लूंगा और मैं यह भी जानता हूँ कि उन 2 हरामखोर जंगलियों में से एक को आप हैंडल कर लेंगे, मगर दूसरा वाला अफ्रीकी आदमखोर अगर आपके पति से लड़ेगा तो हमारी हार पक्की है। आपके पति को बचाने के लिए हमारा सारा प्लान, हमारी सारी स्ट्रेटेजी ही उल्टी हो जाएगी और उस चक्कर में हुआ तीनों हम दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। दीदी, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है हमें आपके पति को हमारी टीम से निकालकर बड़े भैया यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन को हमारी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। मयूर की बात सुनते ही अनिका ने गुस्से से मयूर की ओर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। अगर सुखबीर सर का वह शागिर्द हमारी टीम का हिस्सा बनेगा तो मैं इस टीम का हिस्सा नहीं रहूंगी। मैं और वो एक साथ एक टीम से कभी नहीं लड़ सकते। अनिका की बातों में डिफेंडिंग चैंपियन के लिए गुस्सा देखकर रोहित हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका को डिफेंडिंग चैंपियन और सुखबीर सर की एकेडमी के बड़े भैया से क्या तकलीफ थी, मगर अनिका ने गुस्से को ही रोहित से बड़े प्यार से देखता रहा। तभी मयूर ने अनिका से पूछा, माफ करना दीदी, मगर ऐसे भी क्या दुश्मनी है आपकी बड़े भैया के साथ? मैं आपका ही फैन हूँ और आप ही का फैन रहूंगा, मगर सुखबीर सर के एकेडमी के बड़े भैया भी मार्शल आर्ट में काफी स्ट्रांग है। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर वह आपके साथ एक ही टीम में रहकर लड़ेंगे तो आई एम श्योर विक्रम के इन ताकतवर राक्षसों से लड़कर जीत सकते हैं। अनिका ने मयूर से कहा, हम इनके साथ भी टीम बनाकर जरूर जीतेंगे। न सिर्फ अनिका को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मगर अनिका ये भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित मारवा की फाइटिंग टेक्निक्स भी बहुत काफी अच्छी थी, जो बात अब तक मयूर गुलेरिया नहीं जानता था, क्योंकि रोहित हमेशा ही रिया को लेकर रिंग में उतरता था
और रिया की सिक्योरिटी ही रोहित के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती थी। जब अनिका ने बड़े भैया के साथ टीम बनाने से मना कर दिया तब मयूर भी कुछ नाराज हो गया। मयूर ने पहली बार दीदी के सामने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। आखिर मेरा भी वोट मैटर करता है कि हमें किसे टीम में रखना चाहिए और किसे नहीं। तो ठीक है, मैं आपके पति के साथ 1-to-1 मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने आपके पति 20 सेकेंड भी मुकाबले में टिक गए तो ठीक है, मैं मान लूँगा कि वह हमारे साथ टीम बनाकर विक्रम की टीम के खिलाफ लड़ने के काबिल हैं। और अगर मैंने 20 सेकेंड के अंदर आपके पति को हरा दिया तो आपको बड़े भैया के साथ टीम बनाकर रिंग में उतरना होगा। मयूर के इस प्रस्ताव पर अनिका मयूर को पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली गई। अनिका को जाता हुआ देखकर रोहित भी नन्ही सी रिया को अपने हाथ में लेकर अनिका के पीछे पीछे चलने लगा। मयूर हैरान होकर अनिका और रोहित को जाता हुआ देखने लगा। रोहित ने मुड़कर मयूर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मयूर को आंख मार दी। रोहित के लिए मयूर के मन में रोहित के लिए चीड़ अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अचानक ही मयूर को अनिका के बारे में ख्याल आया। वह जानता था कि अनिका की कार बाहर पार्किंग लॉट में खड़ी थी और अनिका जरूर इस चैंपियनशिप वेन्यू के अंदर दाखिल हुई थी। मयूर एब्समेंट में बनी हर रिंग में जाकर अनिका को हर स्टैंड में ढूंढने लगा। जब उसे अनिका नहीं मिली तब वह फिर से पार्किंग लॉट की ओर गया। जब उसने देखा कि कार वहीं खड़ी थी तब उसने सोचा कि वह वहीं पर खड़ा रहकर इंतजार करेगा, क्योंकि हर हाल में अनिका घर लौटने के लिए फिर से अपनी कार में जरूर आएगी। जब रोहित और अनिका चैंपियनशिप व्यू से बाहर निकले तो कार पार्किंग लॉट में जाने से पहले रोहित अनिका को एक सुनसान जगह पर ले गया। जब रोहित ने यह कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई बातें करने वाला नहीं था तब रोहित ने अचानक ही धीमी आवाज में अनिका से कहा, यह विक्रम के साथ उसके जो 2 साथी थे उनको मैं कुछ ही दिन पहले भी देख चुका हूँ, मगर कुछ दिन पहले वह ऐसे नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल से लगने वाले 2 अफ्रीकी लड़के थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ही इनके अंदर इतनी अजब की ताकत कहाँ से आ गई। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? रोहित की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने रोहित से पूछा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि कुछ दिन पहले तुमने जो 2 लड़कों को देखा था वही लड़के हैं ये? रोहित ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है। अभी कुछ ही दिन पहले तो यह दोनों काफी नॉर्मल से लगते थे। हाँ, उनकी हाइट जरूर इतनी ही थी मगर शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। मन ही मन कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका ने अचानक ही अपनी पर्स से वह शीशी निकाली जो रोहित ने विक्रम की जेब से चुराई थी। शीशी में पड़ी कुछ बूंदों की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, क्या इस दवाई की वजह से तो यह जादू नहीं हुआ? शीशी में बड़ी दवाई की ओर रोहित भी काफी हैरान नजर आ रहा था। रोहित ने अनिका से कहा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इस शीशी में जो ड्रग है उसे लेने के बाद वह दोनों रातों रात इतने ताकतवर हो गए कि इंसानों को चिट्टी समझकर कुचल रहे हैं? अनिका ने उस शीशी को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, क्या आप जानते हैं इंस्पेक्टर अब्बास ने मुझसे क्या कहा था? रोहित ने बिना सोचे अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। रोहित का जवाब सुनकर अनिका हैरान रह गई, मगर अनिका जानती थी कि रोहित मारवा काफी कनेक्शन वाला बिजनेसमैन था। अनिका यह भी जानती थी कि रोहित चीजों को समझने में काफी स्मार्ट और तेज था, इसलिए शायद रोहित ने यह बात जानता होगा। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर मारवा कि आपको यह बात कैसे पता चली? रोहित ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए अनिका से कहा, कुछ नहीं, मैंने बस गेस कर लिया। मगर क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह ड्रग कोई ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर रातों रात शैतानी ताकत आ गई है? रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, इस शीशी के अंदर जो लिक्विड है उसका कंपोजिशन पता चलने के बाद ही हम यह बात कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं यह कोई ऐसा ड्रग तो नहीं है जिससे पूरी की पूरी ह्यूमन रेस खतरे में पड़ सकती है। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से कल तक राजलक्ष्मी इस बात का पता जरूर लगा लेगी कि आखिर इस लिक्विड में ऐसा क्या है जिससे इन लोगों में इस तरह की ताकत रातों रात आ गई है।
दवाई की शीशी अपने पर्स में रखने के बाद अनिका जब अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी, तब अचानक ही अनिका के सामने मयूर गुलेरिया आकर खड़ा हो गया। जैसे ही अनिका ने मयूर को अपने सामने खड़ा देखा, अनिका अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। अनिका जिस कार में गुलेरिया हाउस से चैंपियन वेन्यू पर पहुंची थी, वह कार ठीक अनिका और मयूर गुलेरिया के सामने थी। मयूर यह देखकर हैरान था कि आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी उसकी बहन अनिका की कार की तरफ क्यों जा रही थी। तभी अचानक पीछे से रोहित ने आकर फिर अनिका की कमर में अपना हाथ डाल दिया। रोहित ने अनिका के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे डार्लिंग, हमारी कार तो वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोहित ने अनिका की कमर में डाला हुआ हाथ बिल्कुल जोर से कस लिया, जिसकी वजह से अनिका रोहित के बहुत पास आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित और अनिका के बीच से हवा के पास होने की भी जगह नहीं थी। अनिका गुस्से से रोहित की ओर देखे जा रही थी, मगर वह जानती थी कि रोहित ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ इसलिए था ताकि मयूर के सामने अनिका की असलियत बाहर न आ जाए। अनिका चुपचाप रोहित के साथ पार्किंग लॉट में खड़ी रोहित की कार की ओर चलने लगी। रोहित भी हमेशा की तरह बिल्कुल छोटी और मामूली कार में चैंपियनशिप वेन्यू में आया था। रोहित ने कार की पीछे की सीट का दरवाजा खोला और नन्ही सी रिया को बैक सीट पर बिठाया। फिर जब रोहित ने अनिका के पास आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट का दरवाजा खोला, तब अनिका ने उस दरवाजे को धीरे से लात मारी और पीछे की सीट पर रिया के साथ जाकर बैठ गई। अनिका की इस हरकत पर रोहित ने थोड़ी ही दूरी पर खड़े मयूर की ओर देखा और कहा, दोस्त, अगर तुमने शादी नहीं की तो मेरी सलाह मानना, शादी के लड्डू से दूर ही रहना। एक बार जब प्रेमिका बीबी बन जाती है तो उसका प्यार गुस्से में बदल जाता है। हर बात पर तुमसे नाराज रहेगी और तुम्हारी हर चीज पर तुम्हें टोकेगी। तुम जो कहोगे उसका बिल्कुल उल्टा ही करेगी। मयूर ने रोहित की बात को इग्नोर किया और रोहित से कहा, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ मुझे एक लंगूर नजर आ रहा है जिसके मुंह में अंगूर है। मयूर की बात पर मुस्कुराते हुए रोहित अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार को पार्किंग लॉट से बाहर ले जाते हुए रोहित ने मयूर को इशारे से बाय कहा। जब रोहित और अनिका की कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई, तब फिर से मयूर यहाँ वहाँ देखकर अनिका को ढूंढने लगा। मयूर अनिका की कार के कुछ दूरी पर एक कार के पीछे कुछ देर तक छुपा रहा। लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद मयूर यह सोचने लगा कि लगभग चैंपियनशिप देखने आए सारे लोग एक एक करके निकल गए थे। सारी मैचेज भी पूरी हो गई थी, मगर अनिका अब तक अपनी कार के पास लौटी नहीं थी। मयूर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कजिन बहन कहाँ चली गई थी। मयूर धीरे से चिपके हुए अनिका की कार की तरफ आया। कार के पास पहुंचते ही मयूर कार की विंडो से कार के अंदर नजर डाली। तभी बैक सीट पर जीन्स और टी शर्ट देखकर मयूर हैरान रह गया। मयूर अच्छी तरह जानता था कि यही जीन्स और टी शर्ट अनिका ने करण गुलेरिया की ऑपरेशन के वक्त पहनी थी। मगर मयूर यह देखकर हैरान था कि जीन्स और टी शर्ट अनिका की कार की बैक सीट पर क्या कर रहे थे। जब कुछ देर तक मयूर ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब अचानक ही मयूर के चेहरे का कंफ्यूजन दूर हुआ। मयूर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूर को पूरी बात समझ में आ गई थी। मयूर फिर से कार के अंदर पड़े कपड़ों को देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। अनिका रोहित के साथ रोहित की कार में बैठकर पार्किंग लॉट से निकल गई थी, मगर कुछ देर रोहित के साथ कुछ ही दूरी पर अनिका ने मयूर के जाने का इंतजार किया। जब अनिका को यकीन हो गया कि मयूर गुलेरिया चैंपियनशिप वेन्यू के पार्किंग लॉट से निकल चुका था, तब अनिका और रोहित की कार में वापस पार्किंग लॉट में आए। पार्किंग लॉट पहुंचते ही अनिका जल्दी से रोहित की कार से उतरकर अपनी कार की ओर चलने लगी। रोहित तेजी से अनिका के पीछे आया और अनिका को अपनी कार में बैठने से रोकते हुए कहने लगा, मुझे लगता है अगर तुम चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इसी कार में आओगी तो आज नहीं तो कल तुम्हारी आइडेंटिटी मयूर के सामने खुल ही जाएगी। अनिका के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था जैसे वो रोहित से पूछ रही थी कि आखिर इस चीज का क्या इलाज हो सकता है। तभी रोहित ने अनिका से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस लग्जरी गाड़ी में आना छोड़कर मेरी उस छोटी सी गाड़ी में यहाँ आना चाहिए। पहली बार अनिका को रोहित की बात में दम लगा। रोहित रिया के साथ रोज चैंपियनशिप वेन्यू में एक छोटी सी कार में आता था, जिससे लोगों को शक न हो जाए कि मास्क के पीछे छुपा इंसान देश और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था।
ना सिर्फ इतना, मगर रोहित ने छोटी सी सिंपल सी लगने वाली कार के अंदर काफी रिमॉडलिंग की थी। बाहर से तो रोहित की कार काफी सिंपल नजर आती थी, मगर कार के अंदर बैठते ही पता चलता था कि रोहित ने कार के इंटीरियर्स को पूरी तरह से बदलवा दिया था। कार की कीमत से कहीं ज्यादा खर्च कार की रिमॉडलिंग पर किया गया था। बुलेट प्रूफ कार, कंफर्टेबल सीट्स, कार के अंदर ही बना एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और रिया के लिए ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज। छोटी कार की इंजन में भी काफी बदलाव किए गए थे। सिंपल से दिखने वाली यह स्मार्ट बजट फैमिली कार वक्त आने पर किसी स्पोर्ट कार को रेस में मात दे सकती थी। अनिका को रोहित की बात सही लगी थी। अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, यहीं पास में मैंने एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लिया है, चलो वहीं चलकर कार पार्क करते हैं। अनिका की इस बात पर इम्प्रेस होते हुए रोहित ने अनिका से कहा, क्या बात है, और एक आइडेंटिटी आज सामने आई, तुम तो छुपी हुई इन्वेस्टर भी हो। रोहित की बात को इग्नोर करते हुए अनिका आकाश गुलेरिया ने दी हुई कार में बैठ गई और कार को चैंपियनशिप वेन्यू के पार्किंग लॉट से बाहर ले गई। अनिका की कार के पीछे पीछे तेजी से रोहित भी अपनी छोटी सी कार में रिया के साथ अनिका को फॉलो करने लगा। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद अनिका एक रेजिडेंशियल टावर में दाखिल हुई। टावर के पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करने के बाद अनिका अपनी कार से बाहर निकली। रोहित भी रिया को लेकर अपनी कार से उतरकर अनिका के पास आया। पार्किंग लॉट को चारों तरफ देखते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, क्या आपने यहीं पर फ्लैट लिया है? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। अचानक रोहित को इस बात पर गुस्सा आ गया। रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कार के बोनट पर मारते हुए पूछा, सच बताओ, कौन रहता है इस फ्लैट में? अनिका रोहित की बात का जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी रोहित की इस टेढ़े सवाल का टेढ़ा सा जवाब देते हुए अनिका ने कहा, फिलहाल तो इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। हाँ, अगर कोई दिलचस्प साथी मिल गया तो जरूर उसके साथ यहाँ रहने चली आऊंगी। रोहित ने भी अचानक ही अपने गुस्से को हंसी में बदलते हुए अनिका से कहा, चलिए आपके लिए इस छोटे से घर में भी एडजस्ट कर लूंगा। वैसे कौन से फ्लोर पर है तुम्हारा घर? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, आपसे मतलब? मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका से कहा, मैं सोच रहा था कुछ इन्वेस्टमेंट मैं भी कर लूं। आप ही के बगल का फ्लैट ले लेता हूं ताकि हम पड़ोसी हो जाएं। रोहित की बात पर नन्ही सी रिया जोर जोर से हंसने लगी। इरिटेट होकर अनिका ने रोहित से पूछा, मुझे लगता है आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके हैं। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, लीजिए, फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर खड़ा हूँ। मेरे दिमाग का इलाज आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। रोहित की हाजिर जवाबी से अनिका और ज्यादा इरिटेट होने लगी। अपने पांव जमीन पर पटकते हुए अनिका ने कहा, चलो बैठो अब कार में, मैं तुम दोनों को घर छोड़ाती हूँ। छोटी सी नन्ही सी रिया को अपने हाथ में पकड़े कार की बैक सीट पर जाकर बैठ गया। अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठकर रियर व्यू मिरर से पीछे बैठे रोहित और रिया को देखने लगी। रोहित ने कार के अंदर बैठने के बाद भी रिया को अपने हाथों में पकड़कर रखा था। अनिका ने पीछे मुड़कर रोहित से कहा, मिस्टर वारवा, आप कार में बैठ चुके हैं, अब आप रिया को गोद से उतार सकते हैं, वह इतनी भी छोटी नहीं रही अब। रोहित ने नन्ही सी रिया की ओर देखकर अनिका से कहा, मगर इस कार में बच्चों के लिए अलग सीट नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं रिया को अपनी गोद में पकड़कर रखूं। रिया भी अपने दोनों हाथ रोहित के गले में डालकर रोहित की गोद में बैठी रही। मगर जब रिया ने देखा कि रियर व्यू मिरर से अनिका रिया को गुस्से से आंखें दिखा रही थी, तब अचानक ही नन्ही सी रिया घबराकर रोहित की गोद से उछलकर रोहित के बगल में बैठ गई और कहने लगी, डैड, अब मैं छोटी नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। यह कहने के बाद नन्ही सी रिया ने अपना सर रोहित की गोद में रख दिया और रोहित की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, मगर मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या आप अपनी गोद में मुझे रोज की तरह सुला सकते हैं? रिया की यह हरकत देखकर रोहित की हंसी निकल गई। रोहित ने नन्ही सी रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी मम्मा को कोई जलेसी ना हो रही हो तो। रोहित की बात सुनकर अनिका का गुस्सा और बढ़ने लगा। रिया और रोहित के बीच में बढ़ते हुए प्यार को देखकर सचमुच कहीं न कहीं अनिका को जलेसी हो रही थी, मगर मन ही मन अनिका यह सोच रही थी
कि रोहित जानबूझकर रिया को अनिका से दूर करने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। अनिका ने बड़ी सख्त आवाज में रिया से पूछा, तुम और आर्यन फिर कब एक्सचेंज करने वाले हो अपनी पोजीशन? अनिका का सवाल सुनते ही नन्ही सी रिया ने अपनी एक आंख खोलकर रोहित की ओर देखा। नन्ही सी रिया को रोहित के साथ मारवा हाउस में काफी मजा आने लगा था। ऐसा नहीं था कि रिया को अब अनिका से ज्यादा लगाव रोहित से था, मगर रोहित जिस तरह रिया की हर जिद पूरी करता था, उसे जिस तरह से लाड़ करता था, इन सब बातों के कारण नन्ही सी रिया को मारवा हाउस में रोहित के साथ वक्त गुजारने में बड़ा मजा आने लगा था। मगर यह सारी बातें नन्ही सी रिया अपनी मम्मा को नहीं कह सकती थी, इसलिए अपने शैतानी दिमाग से और एक तरकीब निकालती हुई रिया ने अनिका से कहा, मम्मा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपकी हर बात मिस करती हूँ, आपकी स्माइल, आपकी सोता हुआ वह चेहरा, मुझे डांटना, हर चीज मिस करती हूँ। मगर मम्मा मैं जानती हूँ कि आर्यन बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत मिस कर चुका है। मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे भाई को है आपकी, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लूंगी मैं। आखिर एक बहन अपने भाई के लिए इतना तो जरूर कर सकती है। नन्ही सी रिया की ऐसी चालाकी देखकर रोहित सरप्राइज हो गया। रोहित को दिल किया कि वह अभी इसी वक्त रिया को अपनी इस तरकीब के लिए शाबाशी दे, मगर वह जानता था कि ऐसा करने पर अनिका रिया को बहुत डांटेगी। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि ये रिया की एक सोची समझी तरकीब थी, मगर अनिका के पास रिया की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। रोहित और रिया बैक सीट पर बैठकर अनिका की मजबूरी पर मन ही मन हंसने लगे। कुछ ही देर में अनिका कार लेकर मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। उतरने से पहले अचानक ही रिया ने अपनी मम्मा के गले में हाथ डालकर गालों पर किस करते हुए पूछा, मम्मा आई होप आपको याद है कुछ दिनों पहले आपने और डैड ने मुझे और आर्यन से प्रॉमिस किया था कि आप लोग हमें एक्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। कुछ दिनों में इतना कुछ हो चुका था कि अनिका और रोहित लगभग यह बात भूल गए थे कि उन्होंने बच्चों से यह प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। अनिका को अम्यूजमेंट पार्क जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह जानती थी कि रिया और आर्यन का दिल रखने के लिए अनिका और रोहित के साथ बच्चों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाना ही पड़ेगा। जब रिया ने दोबारा अनिका से पूछा कि रोहित और अनिका बच्चों को कब अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, तो अनिका ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है 2 दिन बाद चलेंगे। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही मन नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या मॉम डैड, यू आर द बेस्ट मॉम एंड डैड इन दिस वर्ल्ड। यह कहकर रिया रोहित के साथ कार से उतरकर मारवा हाउस में अंदर जाने लगी। अपनी कार अनिका लेकर गुलेरिया हाउस पहुंची। जब अनिका अपनी कार से उतरकर गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगी, तब अचानक ही गार्डन के एक लाइन के पीछे से मयूर गुलेरिया कूदकर अनिका के सामने आ गया। कुछ देर तक मयूर अपनी आंखें छोटी करके अनिका की ओर देखने लगा। मयूर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मयूर ने ही किसी चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी। अनिका को एहसास हो चुका था कि शायद मयूर गुलेरिया समझ गया था कि चैंपियनशिप में जो लड़की मयूर के साथ टीम बनाकर लड़ रही थी, वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन अनिका ही थी। और अनिका ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी। यहाँ वहाँ देखने के बाद जब मयूर को इस बात की तसल्ली हो गई कि कोई मयूर और अनिका की बात नहीं सुन पा रहा था, तब मयूर ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, तुम चैंपियनशिप में ड्रेस बदलकर मास्क पहनकर अंदर जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान लूंगा नहीं? अनिका मयूर के सामने अपनी असली आइडेंटिटी नहीं खुलने देना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद अनिका को मयूर के हजारों सवाल का जवाब देना पड़ता। मगर आज अनिका वंस एंड फॉर ऑल यह सीक्रेट मयूर के सामने खोलकर इस बात को यहीं खत्म करना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका मयूर से कुछ कहती, मयूर ने अनिका के मुंह पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, कुछ बोलना मत, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। अनिका हैरानी से मयूर को देखने लगी। अब अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर मयूर क्या जान चुका था। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जान चुका हूँ तुम्हारे अंदर भी गुलेरिया परिवार का ही खून दौड़ रहा है और इसलिए मार्शल आर्ट में तुम्हें भी दिलचस्पी है। चलो तुम मेरी तरह कोई ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, मगर मार्शल आर्ट देखने का जो तुम्हारे अंदर जुनून है वह गुलेरिया परिवार की विरासत है तुम्हें।
चलो अब तुम्हारे सामने मेरे कई राज खुल चुके हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ अगर तुम उस चैंपियनशिप फाइट्स को देखने गई थी तो अब तक तो यह जान ही चुकी होगी कि तीसरा कौन टीम का हेड और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भाई मयूर गुलेरिया है। अनिका को मयूर गुलेरिया की बातों पर हंसी आने लगी थी। मयूर को परेशान करने के लिए अनिका ने मयूर से कहा, नहीं, मैंने तो वहां तुम्हारा नाम नहीं सुना। तभी मयूर ने हवा में अपना सर जोर से हिलाते हुए अनिका से कहा, अरे नाम थोड़ी ना अनाउंस होता है वहां पर तो हर एक बंदे को अपने अकाउंट आईडी से बुलाया जाता है। और क्या तुमने मेरी टीम का नाम भी नहीं सुना? तीसरा कौन टीम? चैंपियनशिप में इस वक्त मेरी टीम सबसे ताकतवर है। अनिका ने मयूर को छेड़ते हुए कहा, मैंने तो बस वहां पर एक ही ताकतवर टीम का नाम सुना और वो टीम थी विक्रम की। विक्रम का नाम सुनते ही मयूर इरिटेट हो गया और तेज आवाज में अनिका से कहने लगा, अरे वह भी कुछ नहीं है मेरे सामने। एक बार मेरी टीम की उसकी टीम से मैच तो होने दो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। देखो तुम जानती नहीं तुम्हारा भाई क्या चीज है। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, आकाश से भी नहीं, मगर तुम मार्शल आर्ट में इतना दिलचस्पी रखती हो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। मगर यह बात हम दोनों के बीच रहे, आकाश से भी यह बात मत कहना। अनिका ने अपने कान मयूर की ओर करते हुए धीमी आवाज में मयूर से कहा, बताओ ऐसा क्या सीक्रेट है? यहाँ वहां देखने के बाद मयूर अनिका के कान के पास आया और धीमी आवाज में अनिका से कहने लगा, मेरे साथ टीम में जो लड़की लड़ रही है ना, वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी है। अब यह मत कहना कि तुमने कभी दीदी के बारे में भी नहीं सुना। अनिका ने अपने होंठ दबाते हुए मयूर की ओर देख कर कहा, नहीं नहीं, दीदी के बारे में तो मैंने सुना है। मयूर के दोनों हाथों से अनिका को धीरे बोलने का इशारा किया और धीमी आवाज में कहने लगा, यह नाम इतनी जोर से मत बोलो, तुम नहीं जानती दीदी के बारे में। मेरे अलावा पूरी चैंपियनशिप में और कोई नहीं जानता। अब सोचो, मार्शल आर्ट की इतनी बड़ी चैंपियन मेरे साथ टीम बनाकर चैंपियनशिप में उतरी है। अब तो समझ में आया तुम्हारा भाई कौन है। दीदी ने जरूर मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी देखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ टीम बनाई है। मयूर की बातें अनिका को बोर करने लगी थी। अनिका ने मयूर को एक हाथ से अपने रास्ते से हटाते हुए फिर गुलेरिया मेंशन की ओर चलना शुरू किया। मयूर तेजी से अनिका के पीछे चलते हुए कहने लगा, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो उस चैंपियनशिप में तुम मैच देखने जाओ, मगर यह मत भूलना कि वह जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। और हाँ, अगर वहाँ कोई भी तुम्हें परेशान करे या डराने की कोशिश करे तो उनसे कह देना कि तुम तीसरा कौन टीम की कैप्टन की बहन हो। उसके बाद कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनिका मयूर की कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने मयूर को अपनी सच्चाई बता दी तो मयूर की एम्बेरसमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि शायद उसके बाद मयूर अनिका से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद अनिका तुरंत अपने बेडरूम के अंदर चली गई। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त आर्यन रोज की तरह पिंकी और यश के साथ खेल रहा होगा, मगर जब अनिका अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हुई तब आर्यन अपने स्टडी टेबल पर बैठकर बड़े ही गौर से अपने मैथमेटिकल वर्कशीट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अनिका ने आर्यन के डेस्क पर पड़ी कुछ वर्कशीट उठाकर देखी। आर्यन अभी 6 साल का था, मगर वह जिस तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वह आर्यन की क्लास से कहीं ज़्यादा एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे। इनमें से कुछ प्रॉब्लम 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लेवल के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थे, जिन्हें आर्यन ने बड़ी आसानी से सॉल्व किया था। इस उम्र में आर्यन का इस तरह का IQ देखकर अनिका शॉक हो गई थी, मगर एक माँ होने के नाते अनिका को अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। अनिका ने बड़े ही प्यार से स्टडी टेबल पर बैठे आर्यन के माथे पर हाथ घुमाया और आर्यन को माथे पर किस किया। अनिका का स्पर्श होते ही आर्यन का ध्यान टूटा और आर्यन अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराने लगा। अनिका को हेलो कहने के बाद आर्यन फिर से अपनी किताबों में खो गया। पेंसिल से अपनी मैथमेटिकल वर्कशीट के अंदर आर्यन कुछ लिखने लगा। अनिका भी आर्यन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अनिका ने जब अपनी पर्स से अपना फोन निकाला
तो अनिका ने नोटिस किया कि श्रेया ने अनिका को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था। श्रेया ने उस मैसेज में लिखा था, आर्यन बहुत ही अलग लड़का है, वह तुम्हारे पास तो आ चुका है मगर अभी भी वह तुम्हें बहुत मिस करता है। श्रेया का मैसेज पढ़ते ही अनिका शॉक होकर स्टडी टेबल पर बैठे आर्यन को देखने लगी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन बाकी बच्चों के मुकाबले काफी खामोश रहता था, मगर आर्यन का आईक्यू देखकर अनिका यह समझ चुकी थी कि आर्यन का दिमाग बाकी बच्चों से ज्यादा तेज सोचता था। मगर आर्यन अपने मन में सोची हुई बातें अपने मन में ही दबा कर रखता था। लगातार 6 साल तक बिना माँ के रहने के बाद आर्यन का मन बाहरी दुनिया के लोगों में घुलने मिलने को आसानी से तैयार नहीं होता था। श्रेया यही बात अनिका को समझाना चाहती थी कि आर्यन को बाकी बच्चों से ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन मेंटली वीक था, मगर यहाँ सवाल आर्यन के इमोशंस का था। बचपन से आर्यन के साथ मारवा खानदान के लोगों ने जो कुछ भी बर्ताव किया था उसका काफी इम्पैक्ट आर्यन के छोटे से मन पर हुआ था। अनिका के आ जाने के बाद आर्यन को पहली बार यह महसूस हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन की माँ उसे अच्छी तरह समझेगी, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। रोहित ने आर्यन को दुनिया की हर बुराई से बचा कर रखा था। अगर कहीं न कहीं बिजनेस में बिजी होने की वजह से रोहित आर्यन को वह प्यार नहीं दे पाया जो पिछले कुछ दिनों में आर्यन को अपनी मॉम अनिका से मिल रहा था, मगर अनिका के साथ साथ वही हो रहा था जो रोहित के साथ हो रहा था। आर्यन के साथ वक्त गुजारने के लिए दोनों के पास वक्त बहुत कम था। श्रेया ने अपने अगले मैसेज में अनिका से लिखा, आर्यन को ज्यादा से ज्यादा प्यार करो। उसने हमेशा ऐसा ही चाहा था कि उसकी माँ उसे प्यार करे, दुलार करे। मैसेज में श्रेया ने यह भी लिखा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक पल के लिए भी आर्यन को अपने से अलग ना होने देती। मैसेज पढ़ते ही अनिका समझ चुकी थी कि कुछ देर आर्यन के साथ रहने के बाद श्रेया अपने खोए हुए बच्चे को मिस करने लगी थी। श्रेया यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसका खोया हुआ बच्चा बेटा था या बेटी। बस श्रेया के अंदर उसके लिए जो ममता थी वह वक्त वक्त पर बाहर आ जाती और श्रेया अपने बच्चे को याद करके काफी इमोशनल हो जाती थी। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाना अनिका ने ठीक नहीं समझा। अनिका ने फोन चार्जिंग पर लगाते हुए आर्यन से पूछा, क्या बात है, आजकल पिंकी और यश के साथ खेल नहीं रहे हो? कहाँ है पिंकी? आर्यन अपनी वर्कशीट में कुछ लिखते हुए कहने लगा, पिंकी आज श्रेया मासी के घर गई है। श्रेया मासी उसे डांस सिखाने वाली हैं। श्रेया अपने बिल्ला में नन्ही सी पिंकी को डांस सिखाने से पहले एक्सरसाइज करवा रही थी। श्रेया ने जो एक्सरसाइज नन्ही सी पिंकी को दी थी वह एक्सरसाइज खुद एक तरह का डांस स्टेप था। श्रेया बार बार पिंकी से वही स्टेप रिपीट करवा रही थी। पिंकी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मगर पिंकी ने श्रेया के दिए हुए स्टेप एक बार भी बिना चूक के लगातार आधे घंटे तक किया। आधे घंटे के बाद श्रेया ने पिंकी को 5 मिनट का ब्रेक दिया था। तब थकी हुई पिंकी कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। श्रेया अपनी स्ट्रिक्ट डांस टीचर थी और पिंकी यह बात अच्छी तरह जानती थी। पिंकी के पांव में मोच आ चुकी थी, मगर पिंकी को डर था कि वह इनकी वजह से पिंकी ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो शायद श्रेया टीचर आगे उसे डांस सिखाने से मना कर देंगे। काफी वक्त के बाद श्रेया पिंकी को डांस सिखाने के लिए राजी हुई थी। नन्ही से पिंकी इस मौके का अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वैसे तो पिंकी श्रेया टीचर से काफी डरती थी, मगर श्रेया टीचर के सामने आते ही पिंकी के मन से डर निकल जाता था। पिंकी अपने आप को श्रेया के आसपास बहुत ही महफूज फील करती थी। श्रेया पिंकी के लिए किचन से ग्लूकोज वाटर बनाकर ले आई। जैसे ही श्रेया ग्लूकोज वाटर का ग्लास पिंकी के सामने रखने के लिए झुकी, अचानक ही पिंकी ने श्रेया के गालों पर किस कर दिया। श्रेया हैरानी से पिंकी की ओर देखने लगी। नन्ही से पिंकी की बड़ी बड़ी आंखें भी काफी हैरान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी खुद नहीं जानती थी कि उससे यह कैसे हो गया था। पिंकी के चेहरे का कंफ्यूजन था। पिंकी के नन्हे से पतले होठ सरप्राइज की वजह से खुल गए। ये पिंकी डरी हुई आवाज में श्रेया से कहा, सॉरी टीचर, आई डोंट नो व्हाई डिड आई डू दैट। पिंकी के नन्हे से होठों का स्पर्श होती श्रेया को ऐसा लगा जैसे श्रेया के अंदर जो कुछ भी अधूरा था वह अचानक ही पूरा होने लगा था।
सालों से श्रेया अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। जब से श्रेया ने उसका बच्चा छीन ले गया था, तब से लेकर अब तक श्रेया ने अपने आप को अपाहिज महसूस किया था। आज पिंकी के स्पर्श के बाद अचानक ही श्रेया अपने आप को पूरा महसूस करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता था, जबकि श्रेया को बार बार यह सोचकर मन ही मन दुख होता था कि पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी। आकाश उस लड़के का नाम था जिसे श्रेया ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, और नताशा श्रेया की बहन थी। पिंकी को देखकर हमेशा ही श्रेया अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास होता था। आज अगर आकाश और श्रेया का बच्चा श्रेया के पास होता तो लगभग पिंकी की ही उम्र का होता। जो फीलिंग श्रेया को अपने बच्चे से मिलनी चाहिए थी, वह फीलिंग पिंकी से कैसे मिल सकती थी? यह बात सोच सोचकर श्रेया हैरान हो रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वह पिंकी से मना कर दे कि आज के बाद वह श्रेया के पास डांस सीखने ना आया करे। मगर जब यह कहने के लिए श्रेया ने पिंकी की ओर मुड़ा तो देखा नन्ही सी पिंकी का मुरझाया हुआ चेहरा, गोल गोल टिमटिमाती आंखें देखकर श्रेया का दिल पिघल गया। श्रेया ने नन्ही सी पिंकी से कहा, नो प्रॉब्लम, आई थिंक तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आई है। श्रेया के मुंह से यह सुनते ही नन्ही सी पिंकी ने अपनी आंखें झुका ली और धीमी दबी हुई आवाज में श्रेया से कहा, मेरी मम्मा मुझे कभी अपने आप को छूने नहीं देती। वह हमेशा ही मुझसे दूर रहना पसंद करती थी। ना ही कभी मुझे किस करती, ना ही कभी हग। और अगर मैं डर कर उनके पास जाकर उसे हग करने लगती तो मुझसे कहती मुझे अपने आप को संभालना सीखना चाहिए। इस तरह छोटे बच्चों की तरह बार बार आकर मम्मा को चिपकना नहीं चाहिए। नन्ही सी पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर श्रेया हैरान हो गई। हालांकि श्रेया का बच्चा श्रेया के साथ नहीं था, मगर श्रेया इतना जरूर समझती थी कि आखिर कोई माँ इतनी इमोशनलेस कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को ना कभी किस करे, ना ही कभी हक करे। पिंकी जिस उम्र की बच्ची थी, उस उम्र में बच्चों को माँ के स्पर्श की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। कहीं बाहर जब बच्चे बीमार पड़ जाते थे तब डॉक्टर भी रिकमेंड करते थे यह बच्चों को दवाई के साथ साथ माँ के स्पर्श की और माँ के प्यार की जरूरत सबसे ज्यादा होती थी। श्रेया पिंकी के फैमिली मैटर में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए बस एक बार प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ घुमाते हुए श्रेया से कहा, यू आर वेरी स्वीट एंड ओबीडियंट गर्ल। अचानक श्रेया की नजरें पिंकी के पाँव की चोट पर पहुंची। पिंकी ने नन्हे से पाँव को अपनी उंगलियों से पकड़े हुए श्रेया ने पिंकी से पूछा, यह क्या हुआ तुम्हें? यह तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, फिर भी तुम इतनी देर तक डांस करती रही, मुझे कहा भी नहीं। नन्हे से पिंकी ने दबी हुई आवाज में श्रेया से कहा, मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है कि अगर दर्द हो तो कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम कितने कमजोर हो और लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। अगर मैंने किसी से कहा कि मुझे दर्द हो रहा है तो डैड मुझे प्यार करना बंद कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मम्मा भी मुझसे नाराज हो जाएगी। नन्ही सी पिंकी की बातें श्रेया की समझ के बाहर थी, मगर श्रेया को आकाश पर बहुत चिढ़ होने लगी थी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आकाश जैसा इंसान इतना बदल कैसे गया था। एक नन्ही सी बच्ची को किस तरह से पाल रहा था, वह श्रेया की समझ के बाहर था। कॉलेज के दिनों में आकाश काफी सॉफ्ट हार्टेड लड़का था। अगर श्रेया को एक छोटी सी खरोच भी आ जाती तो आकाश पूरी कॉलेज सर पर उठा लेता था, और यहाँ उसकी छोटी सी बच्ची पर वह इस तरह के रिस्ट्रिक्शन डाल रहा था। यह सुनकर श्रेया को आकाश पर गुस्सा आने लगा था। एक छोटा सा बच्चा अपने मन की बात अपने माँ बाप से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और आखिर क्यों एक छोटी सी बच्ची को अपने इमोशंस और अपना दर्द छुपाने को कहा जा रहा था? यह बात श्रेया को समझ नहीं आ रहा था। श्रेया ने नन्ही सी पिंकी को अपने हाथ में उठाते हुए कहा, बेटा आज के बाद तुम जब भी यहाँ आओ तब दिल खोलकर तुम्हारे दिल की सारी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हें प्यास लगी हो तो जोर जोर से चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लेना। तुम्हें दर्द हो रहा हो तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताओ। तुम्हें भूख लगी हो तो चीजें यहाँ वहाँ पर कर मुझसे बताओ कि तुम्हें भूख लगी है। मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी।
श्रेया के मुंह से यह बात सुनते ही नन्ही सी पिंकी अपनी गोल मटोल आंखों से श्रेया की ओर देखने लगी। पिंकी के देखते ही श्रेया पिंकी के अंदर चल रहे इमोशंस को अच्छी तरह समझ गई। श्रेया ने पिंकी से पूछा, तुम्हें भूख लगी है ना? काफी देर तक प्रैक्टिस की है हमने। चलो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बना देती हूँ। क्या खाना पसंद करोगी? तो नन्ही सी पिंकी ने श्रेया के कानों के पास आकर कहा, मुझे केक खानी है। दुबली पतली सी लड़की की डिमांड सुनकर श्रेया के चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट आ गई। श्रेया पिंकी को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। पिंकी को टीवी के सामने बिठाकर श्रेया से कहा, तुम यहाँ बैठकर कार्टून देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए केक बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद जब श्रेया केक बनाकर किचन से बाहर निकलने लगी, तब श्रेया ने देखा कि पिंकी किचन के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अंदर काम कर रही श्रेया को देख रही थी। पिंकी जिस तरह से खड़ी थी वह देखकर श्रेया समझ चुकी थी पिंकी काफी टाइम से वहीं खड़ी श्रेया को देख रही थी। श्रेया ने एक हाथ में केक पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से पिंकी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगी। श्रेया ने बड़ी ही प्यार से पिंकी को चेयर पर बिठाया और पिंकी के सामने प्लेट में केक का एक टुकड़ा रखा। कुछ देर बाद पिंकी बस यूं ही केक को देखती रही। अपने स्कूल टीचर के हाथों से बनी केक खाने में पिंकी को थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी। तभी श्रेया ने अपने हाथों से केक का छोटा सा टुकड़ा पिंकी के मुंह में रखा। केक मुंह में जाते ही पिंकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे वह चम्मच से केक खाने लगी। देखते ही देखते दुबली पतली लड़की दिखने वाली पिंकी की गाल फूलने लगे थे। केक के बड़े बड़े निवाले पिंकी एक के बाद एक अपने मुंह में रखने लगी। पिंकी का चेहरा देखकर श्रेया को पिंकी की हालत पर तरस आने लगा था। देखते ही देखते पिंकी ने आधी केक खत्म कर ली। फिर अचानक ही पिंकी ने अपने नन्हे से हाथों में केक का एक टुकड़ा लिया और श्रेया को ऑफर किया। श्रेया स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी, मगर पिंकी के हाथों से वह केक खाने से मना नहीं कर पाई। श्रेया ने जब धीरे से अपना मुंह खोला, तब छोटी सी पिंकी ने केक का एक टुकड़ा बड़े ही प्यार से श्रेया के मुंह में रख दिया। केक चबाते हुए श्रेया ने पिंकी से पूछा, क्या तुम्हें केक अच्छी लगी? पिंकी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इससे पहले पेट भर कर खाना कभी नहीं खाया। पिंकी का जवाब सुनते ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। श्रेया समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आकाश और नताशा इस बच्ची को प्यार क्यों नहीं दे पा रहे थे। इससे पहले कि श्रेया पिंकी से कोई सवाल पूछती, अचानक ही विला की डोर बेल बजी। जब श्रेया का ध्यान गया घड़ी पर, तब उसने नोटिस किया कि शाम के 7 बज चुके थे और जरूर आकाश पिंकी को पिक करने आया था। पिंकी के साथ बिताया हुआ वक्त काफी जल्दी गुजर गया था। श्रेया पिंकी को लेकर दरवाजे के पास गई। इस वक्त उसे आकाश पर पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह आकाश को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए दरवाजा खोलकर श्रेया पिंकी की ओर देखकर कहने लगी, अब तुम हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यहाँ डांस सीखने आ जाना। ओके बाय। नन्ही सी पिंकी भी श्रेया को बाय कहकर आकाश का हाथ पकड़कर बिल्ला से बाहर जाने लगी। 1-2 कदम चलने के बाद अचानक ही पिंकी ने मुड़कर श्रेया से कहा, थैंक्स फॉर बर्थडे केक टीचर। पिंकी के मुंह से यह बात सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। पिंकी की बात सुनकर श्रेया को अचानक ही ऐसा लगा जैसे उसके सर में जोर से किसी ने हथौड़ा मार दिया। ठीक 5 दिन पहले श्रेया के उस खोए हुए बच्चे का जन्मदिन था, जिस बच्चे का बाप इस वक्त श्रेया के सामने खड़ा था। 6 साल पहले जब श्रेया को पता चला कि आकाश नताशा के साथ मिलकर श्रेया को धोखा दे रहा था, उस वक्त आकाश का बच्चा श्रेया के पेट में था। जो बात उस वक्त खुद श्रेया भी नहीं जानती थी। उस वक्त आकाश ने यह कहकर श्रेया से माफी मांगने की कोशिश की थी कि वह नशे में था और उसे खुद नहीं पता था कि वह किस तरह नताशा के साथ बिस्तर पर आ गया। आकाश और नताशा की बच्ची पिंकी के और आकाश और श्रेया के बच्चे के बीच उम्र में कोई फर्क नहीं था। दोनों 6 साल के हो चुके थे। फर्क कुछ था तो सिर्फ 5 दिनों का, क्योंकि श्रेया ठीक 5 दिन पहले मां बनी थी, मगर बच्चे को जन्म देने के बाद से लेकर अब तक श्रेया ने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। नहीं श्रेया यह जानती थी कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बेटा था या बेटी थी। श्रेया को अपने आप से नफरत होने लगी थी। एक तरफ वह यह भी नहीं जानती थी कि उसका खोया हुआ बच्चा इस वक्त दुनिया के किस कोने में था
किस हाल में था, और यहाँ उसकी माँ उसी की ही उम्र की एक बच्ची की बर्थडे केक बनाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आकाश उस वक्त यह नहीं जानता था कि श्रेया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। यहाँ तक कि आकाश यह भी नहीं जानता था कि उस रात नताशा और आकाश के बीच क्या हुआ था। उस रात की बात नताशा अचानक ही शहर से गायब हो गई और 10 महीने बाद नन्ही सी बच्ची को लेकर फिर आकाश के पास लौटी। नन्ही सी बच्ची को देखकर आकाश का दिल पिघल गया। नताशा ने कहा कि वह बच्ची उसी रात का नतीजा थी जो आकाश ने नशे की हालत में नताशा के साथ गुजारी थी। जब आकाश ने नन्ही सी बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया तो यह साबित हो गया कि वह नन्ही सी बच्ची पिंकी आकाश की बेटी थी। उसके बाद आकाश के पास नताशा की कही बातों को सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आकाश ने पिंकी को एक्सेप्ट कर लिया और पिंकी के साथ साथ आकाश को एक्सेप्ट करना पड़ा। पिंकी की मां नताशा को अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच सोचकर श्रेया अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि इस वक्त श्रेया काफी डिस्टर्ब थी। पिंकी ने दरवाजे पर खड़ी श्रेया की ओर देखकर पूछा, टीचर क्या आप बहुत लोनली फील कर रही हैं? जब श्रेया ने पिंकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तब अचानक पिंकी ने आकाश की ओर देखकर कहा, पापा क्या आप मेरी टीचर को किस कर सकते हैं? स्कूल में मेरी फ्रेंड रिया मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी वह लोनली फील करती थी उसकी मम्मा उसे किस करती थी और रिया का मूड फिर से ठीक हो जाता था। नन्ही सी पिंकी का लॉजिक तो काफी सिंपल था मगर उसे प्रैक्टिस करना आकाश के लिए बहुत मुश्किल था। पिंकी की बात पर शर्मिंदा होते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, आई एम सॉरी। आकाश के चेहरे पर इस वक्त भी वही एक्सप्रेशन थे जो 6 साल पहले नताशा के साथ पकड़े जाने पर आकाश के चेहरे पर नजर आ रहे थे। आकाश का सर झुका हुआ था और धीमी आवाज में आकाश ने उस वक्त भी श्रेया को सॉरी कहा था। जब पुरानी बातें श्रेया को फिर से याद आने लगी तो श्रेया का गुस्सा आकाश के लिए और बढ़ गया। जब पिंकी ने देखा कि आकाश और श्रेया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तब पिंकी ने अपने नन्हे से हाथों से श्रेया की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रेया टीचर डोंट वरी, मैं आपको किस कर दूंगी, आप उसकी बात लोनली फील नहीं करेंगे। नन्ही सी पिंकी की आवाज जादू की तरह श्रेया पर काम कर रही थे। जब श्रेया ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर देखा तब श्रेया का दिल फिर से पिघलने लगा। श्रेया के मन में इसके बाद ख्याल आया, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे नन्ही सी पिंकी का क्या लेना देना था। ना तो आकाश के लिए दिए विश्वासघात में पिंकी का कोई हाथ था और ना ही नताशा और आकाश से मिले धोखे में पिंकी का कोई कसूर था। अचानक ही श्रेया को एक बात याद आ गई। श्रेया ने पिंकी से कहा, 1 मिनट यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आती हूँ। यह कहने के बाद श्रेया तेजी से विला के अंदर चली गई। फर्स्ट फ्लोर पर श्रेया ने अपने खोए बच्चे के लिए 2 बेडरूम बनाए थे। श्रेया यह बात नहीं जानती थी कि उसने किस बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए श्रेया ने अपने विला में 2 बेडरूम बनवाए थे, एक छोटे बच्चे के लिए और दूसरा एक बच्ची के लिए। श्रेया बच्ची के लिए बनाए गए बेडरूम के अंदर गई। 5 साल पहले ही श्रेया की खोए हुए बच्चे का जन्मदिन था। श्रेया ने अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का तोहफा भी तैयार किया था। दोनों कमरे में एक एक तोहफा रखा था। बेटे के लिए बनाए गए कमरे में श्रेया कुछ गन्स, कार और क्रिकेट मैच और बॉक्स रखे थे और बच्ची के कमरे में एक बड़े से पिंक कलर के बॉक्स में एक बड़ी सी सुंदर सी बॉर्बी डॉल रखी थी। बॉर्बी डॉल के साथ साथ उस बक्से में तरह तरह के कपड़े और लड़कियों की एक्सेसरीज भी रखी थी ताकि बॉर्बी डॉल को रोज नए कपड़े पहनाए जा सके। श्रेया ने उस गिफ्ट बॉक्स को अपने हाथों में उठा लिया और फिर बिस्तर पर हाथ फेरते हुए अपने खोए हुए बच्चे से बात करने लगी। श्रेया ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं इतने सालों में तुम्हें ढूंढने में नाकामयाब रही। तुम्हारे लिए जो बर्थडे गिफ्ट लाई थी वह मैं तुम्हारी ही उम्र की एक बच्ची को देने जा रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें खुशी होगी। आज अगर तुम मेरे पास होती तो बिल्कुल उस बच्ची की तरह ही होती। वह तुम्हारी दोस्त बन सकती थी। मैं तुम्हारे लिए खरीदी हुई गिफ्ट उसे देने जा रही हूँ। यह कहते हुए श्रेया की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। श्रेया ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस गिफ्ट को बिस्तर से उठाया और नीचे की ओर चली गई। दरवाजे पर खड़ी पिंकी आकाश की ओर देखकर कहने लगी, डैड मुझे लगता है श्रेया टीचर काफी नाराज हो गई हैं क्योंकि मैंने उनसे बिना कहे ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया।
अगले साल से मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। मुझे श्रेया टीचर बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वह मुझसे नाराज हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आकाश ने नन्ही सी पिंकी के माथों पर हाथ फेरते हुए कहा, टीचर तुमसे कभी नाराज नहीं है, वह मुझसे नाराज है। नन्ही से पिंकी पजल होकर आकाश की ओर देखने लगी। पिंकी ने आकाश से कहा, पापा अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उन्हें सॉरी कहिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। टीचर कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें तुरंत उस गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला कभी नाराज नहीं होता और मुझे भी पक्का यकीन है कि श्रेया टीचर आपको माफ़ कर देंगी। पिंकी की इस बात पर अपनी नजरें झुकाते हुए आकाश ने धीमी आवाज में पिंकी से कहा, कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होता बेटा, यह बात तुम अभी नहीं समझ सकोगे। जब श्रेया फिर से बिल्ला के दरवाजे पर आई तब श्रेया ने अपने हाथ से गिफ्ट बॉक्स पिंकी के हाथ में देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे पिंकी, दिस इज फॉर यू। बड़ा सा पिंक कलर का बॉक्स देखकर पिंकी के चेहरे पर चमक आ गई। पिंकी ने नन्हे हाथों से बॉक्स को पकड़ने की कोशिश की, मगर बॉक्स का वजन पिंकी के लिए कुछ ज्यादा ही था। जब आकाश ने पिंकी के हाथ से वह बॉक्स अपने हाथ में लेने की कोशिश की तब नन्हे से पिंकी ने आकाश को रोकते हुए कहा, नहीं, श्रेया टीचर ने यह गिफ्ट मुझे दी है, इसलिए अब ये मैं ही रखूंगी। थैंक यू श्रेया टीचर। पिंकी को देखकर श्रेया ने एक हल्की सी स्माइल दी। उसके बाद अपने ठीक सामने खड़े आकाश को देखकर श्रेया ने पूछा, मिस्टर गुलेरिया, आप आजकल बहुत बिजी रहते हो अपने बिजनेस की वजह से। आकाश ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि श्रेया आकाश के साथ किसी तरह की बातचीत करेगी, मगर जब श्रेया ने आकाश से यह सवाल पूछा तब अचानक ही आकाश ने अपनी पीठ सीधी करते हुए श्रेया से कहा, जी वह मैं बिजी रहता हूँ, मगर इससे पहले कि आकाश कुछ और कह पाता श्रेया ने कड़क आवाज में आकाश से कहा, बिजी रहने का यह मतलब नहीं कि बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाए। बाप बनने के लिए एक मर्द होना काफी नहीं है, उसके लिए दिल में इमोशंस भी होने जरूरी हैं। श्रेया की बात पर आकाश चौंक गया। इससे पहले कि आकाश श्रेया की बात को समझ पाता, श्रेया ने जोर से दरवाजा आकाश के मुंह पर बंद कर दिया। आकाश नन्ही से पिंकी को लेकर बिल्ला के ठीक बाहर खड़ी कार में बैठने लगा। आकाश ने पिंकी का हाथ पकड़ रखा था, मगर आकाश के दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी जो श्रेया ने कही थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर श्रेया ने ऐसा क्यों कहा था कि आकाश के दिल में बाप के इमोशंस नहीं है। आकाश ने कार में अपनी बगल में बैठी पिंकी की ओर देखा। आकाश सोच में पड़ गया, या पिंकी और श्रेया के बीच ऐसी कोई बात हुई थी जिससे श्रेया को लगा हो कि आकाश ने एक बाप होने का फर्ज पूरी तरह से नहीं निभाया था। आकाश अब तक इतना अच्छी तरह से जान चुका था कि पिंकी को श्रेया काफी पसंद थी और वह औरों के मुकाबले श्रेया से ज्यादा क्लोज थी। जब आकाश ने बगल में बैठी पिंकी को देखा तो पिंकी का ध्यान पूरी तरह से श्रेया की दी हुई गिफ्ट पर था। आकाश ने आज तक पिंकी को उसके बर्थडे पर महंगी से महंगी गिफ्ट दी थी, कीमती से कीमती तोहफे दिए थे, मगर कभी भी आकाश ने पिंकी के चेहरे पर किसी तोहफे को देखकर इस तरह की चमक नहीं देखी थी। आकाश धीरे धीरे कार चलाते हुए विला से बाहर निकल गया। अभी आकाश और पिंकी आधे रास्ते पहुंचे थे तब आकाश के मोबाइल पर नताशा का कॉल आने लगा। घर से निकाले जाने के बाद नताशा ने काफी बार आकाश से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर आकाश ने नताशा को अवॉइड किया था। आज इतने दिनों बाद जब आकाश ने पिंकी के बर्थडे पर आकाश को कॉल किया था तब आकाश ने सोचा शायद नताशा पिंकी को विश करना चाहती होगी। जब आकाश ने कॉल रिसीव किया तो बिना वक्त गवाए नताशा ने आकाश से रोती हुई आवाज में कहा, मैं बस एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। आज के दिन मुझे मना मत करना, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है उसे आज ही के दिन। प्लीज एक बार एक माँ को अपनी बच्ची के बर्थडे पर उसे मिल लेने दो। मेरी पिंकी मुझे मिस कर रही होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बचपन से लेकर आज तक मैं ही हमेशा से पिंकी के साथ रही हूँ। मेरी नन्ही सी बच्ची ज्यादा बोलती नहीं है, वह तुमसे खुलकर कह नहीं पाएगी उसके मन में क्या चल रहा है, मगर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची मुझसे मिलने के लिए तड़प रही होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तड़प रही हूँ अपनी औलाद को मिलने के लिए।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ आकाश, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, आज के दिन मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। आकाश को नताशा की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए आकाश ने नताशा को गुलेरिया हाउस से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। मगर आकाश भी जानता था कि एक माँ के लिए आज का दिन काफ़ी इमोशनल था। आकाश ने बाहर से चाहे कितना भी रूड हो, मगर वह दिल का काफ़ी नरम था। नताशा के लिए अपने दिल के गुस्से को कुछ देर के लिए अपने सीने में दबाते हुए आकाश ने बगल में बैठी पिंकी से पूछा, तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है आज तुम्हारे बर्थडे पर, तुम्हें विश करना चाहती है, क्या तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहोगी? जब नताशा को गुलेरिया हाउस से निकाला गया था तब नताशा ने आंखों दिखाकर पिंकी से कहा था कि अगर कभी पापा पूछे कि तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो तो बस हाँ में अपना सर हिला देना। अगर तुम्हें ऐसा किया तो याद रखना मम्मा तुमसे नाराज हो जाएगी, और अगर मम्मी नाराज हो गई तो तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी यह तुम अच्छी तरह जानती हो। जब नताशा की बातें पिंकी को याद आने लगी तो पिंकी और डर के मारे कांपने लगे। मगर फिर अचानक ही पिंकी ने श्रेया से कही बात वह याद आई कि जब भी तुम्हारे मन में किसी भी तरह की बात उठे तो उसे सबके सामने एक्सप्लेन करो। प्यास लगे तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहो कि तुम्हें प्यास लगी है। भूख लगी तो सारा घर सर पर उठा लो ताकि सबको पता चले कि तुम्हें भूख लगी है। श्रेया की बातें जब पिंकी को याद आई तब पिंकी के मन में हिम्मत आ गई। नन्हे से पिंकी ने आकाश की ओर देखा। आकाश पिंकी के जवाब का इंतजार कर रहा था।